यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। इतिहास का मॉडल पेपर है जो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपको फंसाएगा आपके सारे क्वेश्चंस को। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर देखा तो यहाँ पे आप 95+ मार्क्स इतिहास में ज़रूर स्कोर करेंगे। और बच्चों, मैं आपको बता दूँ, इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम से पहले ये मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चंस याद करके जाइएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ मैं बताने वाला हूँ, साथ ही साथ आप इसको तुरंत याद करते जाइए। तो बच्चों, आपको पता है कि समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का इतिहास। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो 10 आपके एमसीक्यूज आएंगे। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना होता है। 10 ऐतिहासिक तिथियां 10 नंबर का और 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न है 10 नंबर का। मानचित्र में आपको जगह लिखना और उसे दर्शाना, दोनों के 1-1 मार्क्स। अगर आप दर्शाएंगे नहीं तो गलत, वहाँ पे आपका मार्क्स कट जाएगा। लिख देंगे सही तो मार्क्स मिल जाएगा। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। उत्तर रेखा मानचित्र एवं आरेखों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। समझ में आया? तो पूरा पेपर यहाँ पे आप देखिए। चलिए खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हैं। 5 मार्च का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर देख के जाओ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? यहां से पहला प्रश्न बनता है यहाँ पे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो सीधा सीधा उत्तर मैंने लिख दिया है, टाइम वेस्ट नहीं करना, कनिंघम को याद कर लीजिए। फिर आ जाइए प्रश्न दूसरे पे। हरिसेन राजा राज कवि थे। हरिसेन जो है राज किसके राज कवि थे? किस राजा के राज कवि थे, ये आपको बताना है। तो सीधा उत्तर आपका आ गया समुद्रगुप्त। फिर बच्चों, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? किताब उल हिंद याद कर लीजिए। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी है। फंसने वाला प्रश्न। फिर बच्चों, बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? ये फ्रांस का था। फिर 5वां प्रश्न है, अलवार उपासक थे। तो अलवार विष्णु के उपासक थे। गा वाला सही होगा। आईने अकबरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसको बताऊंगा। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। का वाला सही हो जाएगा। सहायक संधि का संबंध किससे है? सहायक संधि सभी के साथ, सभी राजाओं के साथ सहायक संधि करने वाले में कौन सबसे ज्यादा फेमस था? लॉर्ड वेलेजली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, सन आपको बताना है 1793 में। 9वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 से 45 तक चला था। 10वां प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बच्चों, पूरा पेपर आप जरूर रट के जाओ, प्रश्न जरूर फंसेंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है बच्चों? ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। तो संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। ऐसा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने कहा था। खंड खा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं? 2 नंबर का है। तो पत्थर, धातु, मिट्टी या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि आपको नाम पता होगा, सबसे 2 प्रमुख केंद्र यही थे। फिर तीसरा आता है प्रश्न, 13वां आता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। हरिहर और बुक्का नामक हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, चलो कदम। 14वां प्रश्न पे आइए। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? तो इब्न बतूता का, और इसे किस भाषा में लिखा गया है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है। रिहला कहलाता है और यह अरबी भाषा में लिखा गया। बच्चों, 15वां प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन एक स्कॉटिश चिकित्सा और भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन किया। फिर खंड गा में आ जाइए, लघु उत्तरीय प्रश्न। 16वां है, मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। साहित्यिक स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का इंडिका, विष्णु पुराण व अन्य ग्रंथ। ठीक है। फिर है शिलालेख एवं अभिलेख।
तो अशोक के शिलालेख व स्तंभ लेख हैं। पुरातत्व स्रोत में मूर्तियां, सिक्के, स्तूप, सांची और स्तूप में सांची का स्तूप और भरहूत का। फिर जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से थे बच्चों? तो जैन धर्म के पंच महाव्रत ये थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। अहिंसा, किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना। सत्य, सत्य बोलना और उसका पालन करना। अस्तेय, बिना अनुमति किसी की वस्तु ना लेना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना। अपरिग्रह, अत्यधिक संग्रह न करना। मोह त्यागना। ये भाई जैन धर्म के 5 महाव्रत हो गए। फिर मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 5 नंबर का। तो मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री थी। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1498 ईस्वी में हुआ था। वे मेवाड़ के राजघराने से थीं, लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन रहीं। उनकी रचनाएं हैं प्रेम, समर्पण और वैराग्य से भरपूर हैं। उनके पद आज भी भक्ति साहित्य में प्रसिद्ध हैं। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ आते हैं। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? विजयनगर में जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। कृत्रिम जलाशय, बांध और नहरें बनाई गई थीं। तुंगभद्रा नदी के जल संचयन किया जाता था। कमलापुर और राजा समुद्र जलाशय प्रमुख हैं। ठीक है, कमलापुर और राजा समुद्र जलाशय प्रमुख थे, जो कृषि, पेयजल और शाही स्थलों की जल आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। फिर बच्चों आ जाइए, संविधान सभा के उद्देश्यों में किन आदर्शों पर जोर दिया गया है? संविधान सभा के उद्देश्यों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के आदर्शों पर जोर दिया गया है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और मूल अधिकारों की रक्षा को प्रमुखता दी गई है। राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, आर्थिक न्याय और समाज के सभी वर्गों के कल्याण को संविधान निर्माण में आधार बनाया गया है। फिर बच्चों आ जाइए 21वां प्रश्न। गांधी इरविन समझौते के प्रमुख शर्तें क्या थी? 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होगा, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, गिरफ्तार सत्याग्रहियों को रिहा किया जाएगा, नमक कानून में रियायत दी जाएगी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जारी रहेगा, लेकिन ब्रिटिश सामान की बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। फिर यहाँ पे आ जाइए खंड घ जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 250 शब्दों में देना है, प्रत्येक 10 मार्क्स का। हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, एक ही आपको अटेंड करना है। 22वां प्रश्न है, स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र स्मारक होते हैं, जिन्हें भगवान बुद्ध या महान बौद्ध भिक्षुओं की स्मृति में बनाया जाता था। इसका निर्माण मुख्य रूप से बुद्ध के अवशेषों, धातुओं या पवित्र वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। स्तूप श्रद्धा और ध्यान का केंद्र होते थे, जहां भक्त परिक्रमा कर पूजा अर्चना करते थे। निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो स्तूप गोलाकार, अर्धगोलाकार संरचनाएं होती थीं, जिनका आधार पक्का और विशाल होता था। इनका निर्माण पत्थर, मिट्टी या ईंटों से किया जाता था। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ, प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। कुछ स्तूपों के शीर्ष पर छत्र होते थे, जो सम्मान का प्रतीक थे। फिर है उदाहरण में देखें तो भारत में प्रसिद्ध स्तूपों में सांची स्तूप, भरहूत स्तूप, अमरावती स्तूप प्रमुख है। ये बौद्ध कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर अथवा का प्रश्न है, सूफीवाद क्या है? इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे मैं जितना भी यहाँ पे मैंने 2 हिस्ट्री के मॉडल पेपर डाले हैं, जिसमें मैंने लॉन्ग आंसर लिखे हैं, और ये वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को आप बस पढ़ के जाइए, आपके हिस्ट्री के लॉन्ग के क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक संप्रदाय है, जो प्रेम, भक्ति और आत्मा की शुद्धि पर जोर देता है। यह भौतिकता से दूर रहकर ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करने की शिक्षा देता है। सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता, मानवता और एकता का संदेश दिया है, जिससे यह हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है। सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? तो तौहीद, जिसको बोलते हैं एकेश्वरवाद, केवल एक ईश्वर की उपासना। फिर है इश्क, ये हकीकी, ईश्वर के प्रति प्रेम को सर्वोच्च मानना। फिर है तसव्वुफ, आत्मा की शुद्धि और ध्यान द्वारा ईश्वर से जुड़ना। जिक्र और समा, भजन, जिसको कव्वाली भी बोलते हैं, और ध्यान से ईश्वर को याद करना। सहिष्णुता और भाईचारा, सभी धर्मों और जातियों का सम्मान। फकीरी और सादगी, सांसारिक सुखों से दूर रहकर सादा जीवन जीना। फिर भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों ने सूफीवाद का प्रसार किया। फिर 23वां है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय
19वीं शताब्दी में हुआ, जिसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण ब्रिटिश शोषण और आर्थिक दुर्दशा। अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट हुए। भारी करों और भूमि व्यवस्था ने किसानों को प्रभावित किया। फिर है दूसरा, पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने राष्ट्रीय चेतना जगाई। फिर तीसरा है प्रेस और साहित्य, अखबारों जिसमें है बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, और साहित्य जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ, याद कर लीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ है, ये एमसीक्यू में फंस सकता है, ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 1857 का विद्रोह, इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली संगठित लड़ाई लड़ी। पांचवा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया। फिर छठा है बच्चों, जातीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। हिंदी, बंगाली, मराठी जैसे भाषाओं और क्षेत्रीय आंदोलनों ने राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित किया। फिर बच्चों इसका अथवा का आता है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए लॉन्ग के लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण था, जिसे महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के साथ शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से पूरी तरह समाप्त करना था। आंदोलन के कारण क्या थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति झोंकना, क्रिप्स मिशन की असफलता, ब्रिटिश शोषण और दमनकारी नीतियां। आंदोलन क्या प्रभाव है? तो आंदोलन का प्रभाव, गांधी जी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह जन आंदोलन बन गया। जनता ने हड़तालें, प्रदर्शनों और तोड़फोड़ के माध्यम से विरोध किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने का प्रयास किया, लेकिन इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह भारतीयों से संगठित संघर्ष और बलिदान का प्रतीक था। फिर बच्चों 24वां प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली पर निबंध लिखिए। तो उत्तर, सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली सब्सिडरी अलायंस क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अपनाई गई कूटनीतिक नीति थी, जिसे 1798 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, देखिए एमसीक्यू में आया था ना, सहायक संधि से कौन संबंधित था? तो लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली ने ऐसा कदम उठाया, 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? तो भारतीय शासक अपनी सेना भंग कर ब्रिटिश सेना रखेंगे और उसके खर्च का भुगतान करेंगे। ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहेगा, जिससे नीतियों पर नियंत्रण बना रहे। शासक बिना ब्रिटिश अनुमति किसी विदेशी शक्ति से संधि नहीं कर सकता था। बदले में अंग्रेज शासक की रक्षा का वादा करते थे। तो ये सारी इसकी प्रमुख विशेषता थी, जिसमें देसी रियासतें क्या होती थी? भारतीय रियासतें फंस जाती थी। परिणाम क्या निकला कि इस नीति से हैदराबाद 1798 में मैसूर, अवध और मराठा राज्यों सहित कई रियासतें ब्रिटिश प्रभाव में आ गईं, झांसे में आ गई। भारतीय शासकों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो गया। यह नीति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का आधार बनी। फिर बच्चों अथवा का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण लिखिए। तो ये यहाँ पे मैंने सारे एमसीक्यूज, सारे जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है सारे के उत्तर दे दिए हैं, अथवा वाले के भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे सारे लाभ प्रिपेयर कर लीजिए, सारे फंस जाएंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो मौर्य साम्राज्य जो कि 321 से 185 ईसा पूर्व में चला, भारतीय इतिहास का पहला महान साम्राज्य था, लेकिन अशोक के बाद यह धीरे धीरे कमजोर होता गया और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो अशोक की अहिंसा नीति, युद्ध न करने की नीति से सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। दूसरा है विस्तृत साम्राज्य की प्रशासनिक कठिनाइयाँ, इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करना कठिन था। तीसरा है कमजोर उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कमजोर शासक आए जो साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके। आर्थिक संकट, विशाल सेना और प्रशासन के खर्च ने आर्थिक बोझ बढ़ाया। विद्रोह और बाहरी आक्रमण, शुंग, सातवाहन और यूनानी शासकों ने मौर्यों की सत्ता को चुनौती दी। ब्राह्मणों की असंतोष, अशोक के बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने से ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट हुआ। खंड अंगा में देखिए यहाँ पे आ गया, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं को उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको डेट मिलेगी और उनकी घटनाएं बतानी होंगी, ऐतिहासिक तिथियां उनसे संबंधित घटनाएं। तो देखिए 1026 ईसा पूर्व याद कर लीजिए, कई बार रिपीट हुआ है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसे लूटकर नष्ट कर दिया। 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश का प्रथम शासक बना। 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर उसे सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1793 में क्या हुआ? कर्नाटक राज्य का गठन किया गया। इससे पहले
इसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1814 में क्या हुआ बच्चों, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गोरखा युद्ध शुरू हुआ। 1617 ईस्वी में क्या हुआ, जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी। 1974 ईस्वी में क्या हुआ बच्चों, भारत ने पोखरण यानी कि राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया। 1955 में क्या हुआ था, भारतीय संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया था। फिर बच्चों 1989 1989 ईस्वी में क्या हुआ, विश्व स्तर पर बर्लिन की दीवार गिराई गई, जिससे जर्मनी के पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1325 ईस्वी में क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। तो 1 नंबर आपको लिखने के लिए और 1 नंबर दर्शाने के लिए मिलेंगे। अगर आपने दर्शाया गलत तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो वह स्थान जहाँ 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ था, तो मैं आपको बता दूं 1872 में कूका विद्रोह कब हुआ था, भैड़ी साहिब पंजाब में हुआ था। ठीक है। फिर है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी को पता है 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। हाँ बच्चों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैंने पहले वाले पेपर में बता दिया, इलाहाबाद में नहीं, इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन होता है, तीसरा होता है मद्रास, जो कि वर्तमान में चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, वह स्थान जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, तो गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। पांचवा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगीर बिहार में स्थित थी। ठीक है। तो ये आपका पूरा मॉडल पेपर के सभी प्रश्न उत्तर हो गए। यहाँ से आपको 10 में 10 मान मिल जाएंगे, 5 नंबर लिखने को, 5 नंबर दर्शाने के। ठीक है। और यहाँ से भी आपका 10 नंबर का है, तिथियों से 15 नंबर ये हो गए, बाकी 3 लॉन्ग हो गए 10-10 नंबर के, तो 10 30 और 15 30 45 नंबर, बाकी उधर शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव है, सब मिला के पूरा आपका हो गया 100 नंबर का। तो बच्चों इस प्रकार आपका मॉडल पेपर खत्म होता है। बहुत ही मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।